So students, our today's class topic is dimension and dimension analysis. Generally ये एरर चैप्टर और यूनिट चैप्टर के लास्ट सेक्शन में बताया जाता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेई और नीट पर इस पर बेस एक क्वेश्चन आ जाए. बहुत लाइकली है कि मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया हुआ है ना बच्चे, जैसे मैंने आपको मान लो यूनिट्स पढ़ा रखा है, मैंने आपको थोड़ा बहुत एरर के बारे में बता रखा है, मैंने आपको मेजरमेंट के बारे में बता रखा है, राइट. तो इन सब का जो लॉजिक फंडामेंटल जो ब्रांच है ना, वो कलेक्टिव फॉर्म में आनी चाहिए अगर हमको डायमेंशन अच्छे से समझने हैं तो. ठीक है, तो डायमेंशन को अगर अपन एक लेमैन लैंग्वेज से पूछें किसी भी इंसान से जाकर, वो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है उसका, नॉट इवन इन फाउंडेशन क्लासेस. आप कहीं अगर मान लो एग्रीकल्चर फार्म के बारे में बात करते हो, कहीं घर वर खरीदने के लिए लैंड परचेज करते हो, तो जाते हो तो उसको बोलते हो ना, भैया मुझे प्लॉट दिखाइए एक, जहाँ पर हमको प्लॉट करन बनाना है या एग्रीकल्चर प्लांट बनाना, एग्रीकल्चर में बात करनी है. तो बच्चों देखा होगा उनके मुझे सुनने में आता है ये इतने बाय इतने लेंथ का है, तो वो बेसिकली उसका लेंथ और ब्रेथ बता रहे होते हैं, राइट. ऐसे बोलते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में ये इसके डायमेंशंस होंगे. तो ये लेमैन इंसान किसी भी प्लॉट के डायमेंशन ऐसे बताता है. ठीक उसी तरह बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू दैट के कोई भी एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं अपन, किसी फाउंडेशन क्लास के बच्चे से अगर अपन बात करें, कोई क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं इस तरह से, तो आप क्या बोलोगे उसको कि बच्चे इसके डायमेंशन क्या होंगे? तो पता है वो क्या फोकस करेगा? सबसे पहले वो आपको बताएगा लेंथ बताएगा, एक तरफ उसका ब्रेथ बताएगा और उसका हाइट बताएगा, राइट स्टूडेंट्स. समझे इतना क्या बोल रहा हूं? एक साइड से लेंथ ब्रेथ हाइट है ना. तो कोई बच्चा जो ज्योमेट्री पढ़ता है या क्लास 9th का है, तो लेट से फाउंडेशन क्लास के बच्चे हैं, उनसे अगर अपन बात करने जाएंगे, सो दे विल टेल अस कि सर हमारे लिए डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, एनीथिंग लाइक दैट, और वैसे वर्क करती है. ठीक बात समझ में आ रही है? बट इन रियलिटी जो डायमेंशन है आपके इस चैप्टर में, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, अगर कोई बोलता है डायमेंशंस के बारे में बताइए, ठीक है, डायमेंशंस के फॉर्म में पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, कोई भी एक क्वांटिटी आप ले लो, क्यू लेट से कोई क्वांटिटी है, तो उसके बारे में बच्चों उसके डायमेंशंस लिखने होते हैं. अपन को डायमेंशंस कैसे लिखे जाते हैं, उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं. दिस इज द लॉजिक. हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंटेन इन दिस क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पीड का फॉर्मूला बताओ. स्पीड का फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो स्पीड को अपन v लिख लेते हैं, डिस्टेंस को अपन d लिख लेते हैं, टाइम को t लिख लेते हैं. इन दोनों के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं. बेटा ये तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बताना कि हम इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे. तो डिस्टेंस बेसिकली एक तरह का लेंथ का टर्म है. किसका टर्म है? लेंथ. डिस्टेंस कैसी होती है बोलो? तो बोलोगे सर जी ये एक तरह के लेंथ का टर्म है. और टाइम क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये एक्चुअल में टाइम है. तो मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चे लोग डिस्टेंस और टाइम अगर आपको दिख रहा है, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? तो बोलोगे सर फाउंडेशन, ये फंडामेंटल कैटेगरी में आते हैं. तो लेंथ के लिए ऐसा L लिख लेते हैं, टाइम के लिए ऐसा T लिख लेते हैं, और यही इसके डायमेंशन जाएंगे. इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं अपन. तो लेंथ ये रहेगा, टाइम ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल टाइप बन जाएगा, तो LT-1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड. तो क्या सीखा अपन ने इस पेज पे कि एक नॉर्मल इंसान, कोई लेमैन इंसान अगर होगा, उससे अपन बात करेंगे तो वो किसी जगह के बारे में लेंथ इनटू ब्रेथ नाम का डायमेंशन बताएगा. कोई 10th क्लास के बच्चे से अपन बात करेंगे, भैया डायमेंशन क्या मतलब है? तो बोलेगा सर जी डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मतलब होता है. लेकिन 11th में आ चुके बच्चे के लिए अपन बात करेंगे यूनिट चैप्टर में व्हाट इज डायमेंशन, तो वो कहेगा किसी क्वांटिटी में फंडामेंटल का क्या रोल है, उसे अपन डायमेंशन बोलेंगे. ये क्वांटिटी के डायमेंशंस होंगे. जैसे देखो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस है ना बेटा, ये क्या है आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस होंगे, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा. ठीक वैसे ही कोई क्वांटिटी के क्या डायमेंशंस होंगे, उसे अपन बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस, राइट. तो मैं आपको एक एक करके बहुत सारे क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा. मैंने सबसे इजी फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग जो हम कनेक्ट करके रखते हैं अपने हमेशा से. स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस किसका टर्म होना चाहिए? लेंथ का होना चाहिए. टाइम किसका होना चाहिए? टी का होना चाहिए. मुझे बताओ कितने होते हैं क्वांटिटीज फंडामेंटल वाले?
तो आपको ये बात भी पता है कि 7 होते हैं फंडामेंटल, उन्हीं को मैं थोड़ा बहुत यूज कर कुरा के एक अलग कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि अलग अलग क्वांटिटी में इनका कैसा मिक्सचर है। ठीक है, तो स्पीड के अंदर कैसा मिक्सचर है, एल की वैल्यू 1 है और टाइम की वैल्यू -1 है, दैट्स इट। ये होगा इसका डायमेंशन। मार्क्स मिल गए अपन को यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, है ना, अब मैं आपको इसके इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं वो बताना शुरू करता हूँ। सो हाउ डू यू राइट डायमेंशंस, है ना, तो ये लिखा हुआ है डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे दुनिया की कोई भी क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन आप आज के बाद निकाल सकोगे? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे लाइन से बताओ क्या 7 क्वांटिटीज पढ़ाए गए हैं आपको? तो बोलोगे सर एक तो मास पढ़ाया है आपने, ठीक है, एक लेंथ पढ़ाया है, एक टाइम पढ़ाया है, और बोलो एम्पियर पढ़ाया है, हाँ करंट पढ़ाया है, केल्विन पढ़ाया है बच्चा, मोल पढ़ाया है, और यहाँ पर कैंडिला पढ़ाया है। काउंट कर लो, ये 7 होंगे। इसमें से जो ज्यादा बच्चे स्कूल आते हैं उनको बोलते हैं ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो पॉपुलरली किसी क्वांटिटी को ना आप MLT के फॉर्म में पढ़ा सकते हो। MLT, उसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और बाद के जो बच्चे हैं वो जब जब स्कूल आएंगे तब तब यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। ये तीनों एक्सट्रीमली रेगुलर बच्चे हैं, ये समझ लो। ये बहुत प्रिफर्ड पैटर्न है लिखने का, बहुत ही प्रिफर्ड पैटर्न है लिखने का। डायमेंशन के बारे में बात हो रही है बच्चे, ठीक है। अब मेरी बात और थोड़े ढंग से सुनो आप। मैंने आपको क्या पढ़ाया, केवल क्वांटिटी पढ़ा दिया, वहां पे MLT का टर्म लिख दिए हैं। आपको पता ही नहीं है कि मास कितना आएगा या लेंथ कितना आएगा या टाइम कितना आएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एक सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला हमको दिया रहेगा जहाँ डिस्टेंस और टाइम रहेगा। बेटा हो सकता है कि कोई फॉर्मूला ऐसा दिया है, फोर्स का दे दिया है, तो फोर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, मास होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर में टर्म्स आने लग जाते हैं। तो आपको आइडिया नहीं है कि मास कितने आएंगे, लेंथ कितने आएंगे, टाइम कितने आएंगे, तो आप अपने हिसाब को अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हो, मास लेंथ टाइम के टर्म्स को लिखना शुरू करते हो। तो मास के सर पे मैंने A लिख दिया है, यहाँ पे B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, F हो जाएगा और G हो जाएगा। आप और कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, A, B और C। ये जो A, B, C है ना, ये पावर्स है। क्या है, पावर्स, या किसी बुक में लिखा होगा ये एक्सपोनेंट्स है। कोई दिक्कत? तो यहां से डायमेंशन कैसे समझे आपने, मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं। डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, ध्यान देना बड़े अच्छे से, डायमेंशन ऑफ अ, बोल बेटा, डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी, है ना, आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो 7 जो लोग लिखे हैं ना उनके नाम क्या है हम सब जानते हैं, पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, कॉमा लगा रहा हूं या डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, विच मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, ठीक है, द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वर्ड बाय वर्ड समझाता हूं। किसी भी क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होंगे ना बेटा, वो क्या हो जाएंगे, पावर से बताए जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। ऐसा करने से अपन जो गिवन क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये M क्या कर रहा है यहाँ पे, ये लेंथ क्या कर रहा है और ये T क्या कर रहा है यहाँ पे। तो M स्टैंड्स कर रहा है बच्चे, बोलो, किसी फॉर्मूले में मास आएगा तो M की पावर बढ़ जाएगी, किसी फॉर्मूले में बोलो लेंथ का टर्म आएगा, किसी फॉर्मूले में टाइम का टर्म आएगा। इस पूरे पेज पे सबसे खतरनाक चीज ये लेंथ लिखी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मास की वैल्यू भी बच्चों आपको मास के फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूले में मिल जाएगी, टाइम की वैल्यू टाइम में मिल जाएगी, लेकिन लेंथ वाली टर्म में बहुत चीजें आती हैं। किसी फॉर्मूले में बेटा आपको ब्रेड्थ भी दे सकता है, तो उसके लिए B मत डाल देना, L ही डलता है। ये तरीका है लिखने का। कहीं पे अगर हाइट आ जाता है तो भी वही हो जाएगा, कहीं पे बेटा फॉर्मूले में अगर डेप्थ आता है तो भी वही हो जाएगा। आपने रेडियस सुना होगा, आपने सरकमफेरेंस सुना होगा, पेरीमीटर सुना होगा, बात समझ रहे हो मेरी, है ना। ये सारे तो सारे होंगे ही होंगे। आपने बेटा पेरीमीटर के वर्ड सुने होंगे। एक बात और, डिस्टेंस सुना होगा 9th क्लास में,
बोलो सुना है बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट भी सुना होगा। तो ये सबके सब में एक चीज कॉमन है जो मैंने यहाँ बना रखी है, ऑल ऑफ देम ना, ये जितने भी यहाँ बन रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर बीइंग मेजर्ड इन मीटर्स। तो दुनिया के हर इंसान का नाम पता चाहे कुछ भी हो, अगर वो इंसान मीटर में मेजर किया जाता है मतलब उसके लिए एल आएगा, बात खत्म। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूरा चैप्टर निपटाया जाता है 9th क्लास में, हफ्ते भर पढ़ोगे आप डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड में बात करेंगे कि डिस्टेंस को भी बच्चे मीटर में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी किस में देखते हैं, मीटर में। तो दोनों के दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो एल। टाइम कितना हो जाएगा डायमेंशन का, तो कहीं फॉर्मूले में टाइम आता है टी कर देंगे कैपिटल्स में, कहीं मास आएगा तो एम कर देंगे। मैं आपको कुछ डायमेंशन लिख करके बताऊंगा और कुछ डायमेंशन अपन लोग सीख लेंगे फटाफट। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में डायमेंशन है, ये 10th के बच्चे के लिए डायमेंशन, और आपके लिए क्या है, क्यू के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हमने कभी किसी क्वांटिटी के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए मतलब हम लोग डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। राइट, और सबसे कन्फ्यूजिंग क्या है आपका, लेंथ का टर्म है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट डेप्थ सब लोग मीटर में काउंट होते हैं। जो जो लोग मीटर में काउंट होंगे उन्हें आप क्या किसने डाल देना, लेंथ में डाल देना। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बढ़िया। कुछ कुछ बातें पूछता हूँ, थोड़ा बेसिक लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपसे यहीं पे बोलता हूँ कि बच्चों डिस्टेंस जानते हो, तो बोलोगे सर बिल्कुल जानते हैं। तो जो डायमेंशन डिस्टेंस के रहेंगे ना वही डायमेंशन एग्जैक्टली किसके हो जाएंगे, तो बोलोगे सर एग्जैक्टली वही डायमेंशन किसके हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के हो जाएंगे। हल्ला नहीं करना है इनको। वो कौन से 3 बच्चे हैं जो रोज स्कूल आते हैं, तो बोलोगे सर MLT है वो 3 बच्चे जो रोज स्कूल आते हैं। अब जिससे कोई टीचर वाइवा लेता है ना उससे पूछ लो, तो जैसे मान लो पूछो इस फॉर्मूले में कहीं मास आ रहा है क्या, तो बोलोगे सर डिस्टेंस है मास किस काम का, तो m के सर पे 0 हो जाएगा। लेंथ का टर्म आएगा तो बोलोगे हाँ सर लेंथ का टर्म आएगा, टाइम कितना हो जाएगा 0। इसको डायरेक्टली L भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बात समझ रहे हो? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने दुनिया में किसी का भी एरिया जाके चेक किया होगा। मान लो स्क्वायर का एरिया ले लो, चाहो तो रेक्टेंगल का एरिया ले लो, चाहो तो सर्कल का एरिया ले लो। तो सर्कल का एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, इसको लेंथ इंटू ब्रेड कहते हैं, और ये साइड का स्क्वायर होता है। राइट और रॉन्ग? फॉर्मूला कुछ भी हो, ज्योमेट्री कुछ भी हो, मैथ के सर कुछ भी बोले, आपको तो मतलब होना चाहिए भैया एरिया है तो मीटर स्क्वायर की वैल्यू होगी। मीटर स्क्वायर हो तो क्या कर लेंगे अपन यहाँ पे MLT लिख लेते हैं। एरिया के पास मास होगा तो बोलोगे सर मास नहीं होगा, लेंथ होगा तो बोलोगे हाँ सर 2 2 लेंथ होगा, टाइम कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि मीटर स्क्वायर है मतलब 2 2 लेंथ के टर्म है। सिमिलरली बेटा आप उम्मीद करोगे सर पूछेंगे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम। दुनिया में किसी भी इंसान का वॉल्यूम चेक करते हो ना जाके, मान लो आपके पास मैंने क्यूब को रख दिया, या बच्चे मैंने आपके सामने किसको रख दिया, एक बोलो क्यूबॉइड को रख दिया या स्फीयर को ही रख दिया, तो स्फीयर का वॉल्यूम में आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब लगता है। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आती है। तो बेटा यहाँ पे ना हल्ला नहीं करना है कि लेंथ के लिए L लिखो, ब्रेथ के लिए B, H के लिए, हाइट के लिए H। बस बोलना है कि तीनों के तीनों किस में आ रहे होंगे, तो बोलोगे सर मीटर क्यूब में आ रहे होंगे, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा MLT लिखते हैं। और फिर पूछते हैं भाई मास है क्या तुम्हारे पास, तो बोलेगा नहीं है। लेंथ है क्या, तो बोलेगा है। आ रहा है समझ में? आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप फॉर्मूले देख देख के लिखना शुरू कर दोगे। तो ये सारे हमारे काम की चीजें हैं। अब अगर मैं आपको इसके राइट साइड में बोलूं बच्चे डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो बोलोगे सर वो तो मुझे आता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर उसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय बोलो वॉल्यूम, होता है ना? हाँ ना बोल भाई। तो डेंसिटी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का पता है मतलब क्या होता है, हम इसका डायमेंशन लिखेंगे और बाकी कोई बात नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए आ जाएगा बेटा आपका L का क्यूब, और मास के लिए हो जाएगा M। इसको ढंग से लिख लो, तो M1 हो गया। और लेंथ क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बनाएगा L क्यूब, टाइम कितना हो जाएगा 0। किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, तो साइलेंटली यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है M0T0। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उनको। डाउट बोलो यहाँ तक का है क्या? सो नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखना। बेटा आपने स्पीड के बारे में सुना होगा बचपन में, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा आपने वेलोसिटी के बारे में सुना होगा बच्चों,
हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नाइन्थ क्लास के शुरू के चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं यही समझते समझते, लेकिन यहाँ क्या है, 2 सेकंड की बात है कि न्यूमरेटर में बच्चों मीटर की टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में टाइम की टर्म आ रही है, सेकंड की टर्म आ रही है। समझ में आया बात? तो अगर टीचर आपसे बोलता है स्पीड के क्या डायमेंशन होंगे, तो बोलना है स्पीड के डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होंगे। ये पढ़ना सीखो। मैंने ये नहीं कहा कि स्पीड बराबर वेलोसिटी हो जाएगी, मैंने ये बोला है स्पीड का जो यूनिट आएगा, डायमेंशन आएगा, वही हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे सर जी न्यूमरेटर में लेंथ का टर्म आएगा और नीचे टी का टर्म आएगा, इसको ढंग से लिख लो L1 T-1, या और ढंग से लिख लो M0 L1 T-1। ये सब में नंबर मिल जाएंगे अपन को। डाउट बोलो, डाउट बोल बच्चे, बच्चों नहीं है? गुड, आगे देखते हैं। लेट मी ऐड फ्यू पेजेस। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी है ना? तो देखो अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है वर्ड एक्सेलरेशन। अब मैं उन क्वांटिटीज को ना साथ में लिख दूंगा जिनका सेम आने वाला है आंसर। एक्सेलरेशन पढ़ाएं या 9th क्लास का एक चैप्टर था जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारी अर्थ से मिल रहा था। तो बच्चे दोनों की जो थ्योरी होगी उसमें तो बहुत ज़्यादा फर्क होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इन दोनों का जो डायमेंशन आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। मुझे बताओ डायमेंशन का फॉर्मूला में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है 9th क्लास से? व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो आप कहोगे सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है ना, v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है। तो यहाँ पर एक रूल लगता है डायमेंशन का जो आपको जिंदगी भर याद रखना है कि कभी भी अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड को अगर माइनस करते हो तो 5 में से 2 जाएगा तो बेटा 3 तो आएगा, लेकिन मीटर पर सेकेंड वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया? अगर यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये ऐड भी हो जाएगा, लेकिन वहीं पे बेटा अगर 5 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करवा दूं मैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 2 10 भी होगा, मीटर का स्क्वायर भी होगा और सेकेंड का स्क्वायर भी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से रूल क्या निकल के आ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ लो एक बार अच्छे से। दैट रूल नंबर 1 सेज दैट जो प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, ये फलाना ढिमाका वाले साइन, ये वाले है ना, ये सब के सब साइन हमारे लिए कोई काम के नहीं है। डायमेंशन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। डू नॉट बोलो चेंज डायमेंशंस, मतलब मीटर पर सेकेंड यहां लिखा है, मीटर पर सेकेंड यहां लिखा है, मीटर पर सेकेंड यहां लिखा है, तो यहां v माइनस यू को देख के घबराना नहीं है अपन को। समझ में आया? और मल्टीप्लाई हो कहीं पे, डिवाइड हो और कहीं पे किसी की पावर में आ रहा हो कोई वैल्यू, इसका साफ साफ मतलब है कि इट विल चेंज द डायमेंशंस। ये सीख गए अगर अपन तो आगे की बहुत सारी बातें अपन को समझ में आ जाएंगी। इन्हीं दोनों रूल्स का मैं यूज करके डायमेंशन लिखने जा रहा हूं अब, किसके? एक्सेलरेशन के। तो देखो किसी वेलोसिटी में से किसी वेलोसिटी को माइनस किया होगा तो क्या मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाएगा? तो बोलोगे नहीं होगा सर। और स्पीड और वेलोसिटी के क्या आंसर आता है वो एक पेज पहले लिखवाया हुआ है आपको। क्या है डायमेंशन स्पीड का? LT-1। क्या है? हाँ, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? तो बोलोगे न्यूमरेटर में आएगा सर LT-1 और नीचे क्या आ रहा है? एक t आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो अपने आप -1 बन जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? LT-2। इसको ढंग से लिख लीजिए आप, M0 L1 T-2। ये डायमेंशन किसके होंगे? एक्सेलरेशन के भी होंगे और ग्रेविटी के भी होंगे। और ये आपको याद रखना है जो मैंने रूल से पढ़ाया है आपको। राइट बच्चों, कि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तभी डायमेंशन चेंज होगा और प्लस माइनस होगा डायमेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखते हैं इस चैप्टर का, जो डायमेंशन बेटा फोर्स से शुरू होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले में अपना फोर्स क्या लग रहा होगा? साथ में जा रहा होगा। तो फोर्स का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, हालांकि फोर्स बहुत टाइप के पढ़ोगे आप, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फलाना फोर्स, धमाका फोर्स, लेकिन 9th क्लास का फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ या ना? और अगर इसके डायमेंशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट मार देंगे। तो बोलो मास से क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। एक्सेलरेशन से क्या आ जाएगा? LT-2। थोड़ा ध्यान रख रहे हैं बच्चे क्लास के? ये 1 सेकंड पहले बताया गया एक्सेलरेशन का। मास से क्या हो जाएगा? m। अरे भाई मास के पास m ही होगा ना, और क्या हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर, इसको ढंग से लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? m⁻1 L⁻1 T⁻²। दैट्स इट, ये अपना काम कर जाएगा।
अगर मैं आपसे बोलूं बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, तो 9th क्लास में जाएंगे अपन कूद के और वर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया कुछ? अगर इनके आसपास मैंने क्या कर दिया, डायमेंशन का फॉर्म इक्वेशन ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर जी डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स का ऊपर से कॉपी कर दो, mlt-2। सारे के सारे बच्चों ये जो फोर्स की वैल्यू है ना, ये आपको रट लेनी है अभी की अभी। जैसे याद कर लो इसको कि सर फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। बोलो मेरे साथ साथ आप सब बच्चे, क्या होता है डायमेंशन इसका, mlt-2। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्क फंक्शन, mlt-2 का टर्म लिखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसका यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? वेरी गुड। अब जैसे आपने देखा होगा ना स्कूल में, हम जैसे होते हैं हमारे दोस्त ही जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पर ना l का मल्टीप्लाई सबसे नहीं हो जाएगा, l की पावर 1 है और यहाँ पे देखो 1 1 लिखा हुआ है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं x की पावर m से मल्टीप्लाई अगर करा जाए x की पावर n में, तो हम लिखते हैं x की पावर m प्लस n। अब ये l बेचारा सबसे बात नहीं करेगा, l अपने दोस्त से बात करेगा। बात समझ में आई? तो m की पावर 1, l की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और t टू पावर -2 हो जाएगा। ये इतना ईजी है समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलोगे सर मोमेंटम हमारा 9th क्लास का दोस्त है जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। दोनों के आसपास क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और मुझसे बोलो क्या चल रहा है जिंदगी में। मास से हो जाएगा m, ठीक, बड़ा वाला m, और वेलोसिटी से क्या हो जाएगा lt-1, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है एक पेज पहले अभी। देखो स्पीड का वेलोसिटी का कितना होता है lt-1, ठीक, हाँ या ना बोल भाई। इसको ढंग से लिख लो, m होगा, l होगा और t-1 हो जाएगा। ये इतना आसान है डायमेंशन समझना, ठीक। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो जो एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला बचपन से वही वाला लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, राइट और रॉन्ग, ये हो जाएगा 10th, है ना। फिर मुझे आप सारे के सारे बच्चे काइनेटिक एनर्जी का करके बताएंगे। इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता हैं, अभी मैं वही सब बता रहा हूँ जिनके फॉर्मूले ऑलरेडी जानते हो, अभी वो नया नया इंट्रोड्यूस करना बाकी है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, जल्दी से करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं फिलहाल अभी पीई से लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा बच्चों। फॉर्मूला होता है इसका मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जैसे ही आप इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा लोगे ना, वैसे ही आपका काम चलने लग जाएगा। बोलो मास के लिए क्या आना चाहिए, तो बोलोगे सर मास के लिए कैपिटल एम आना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटी का भी 10 मिनट पहले पढ़ाया गया है, lt-2 होता है और हाइट का मतलब एक लेंथ का टर्म होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। अब देखो ये लेंथ लिखा है, लेंथ लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, इसको ढंग से लिख लीजिए बेटा साथ में, mlt-2। ऑल राइट, बात समझे कि नहीं समझे? ml2 होगा ना, ml2t-2, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन जानते हैं बेटा, इसको लिखते हैं 1/2 mv²। डायमेंशन की दुनिया में कॉन्स्टेंट्स को कोई जगह नहीं है। फिर से बोल देता हूँ, डायमेंशन की दुनिया में कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। आपको सीधा सीधा क्या काम करना है, इसको बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। डाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना आ जाएगा, मास से मिलेगा m और स्पीड का होता है lt-1। आपको धीरे धीरे ना याद हो जाएंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 अब दोनों में लग जाएगा आके। बोलो क्या आया आंसर, ml2-2। एक बात तो आपने साफ साफ देख ली कि सर जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ रहा है वही पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आया है, और 2 मिनट पहले वही डायमेंशन वर्क का भी आया था। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि वर्क को भी आप जूल्स में कैलकुलेट करते हो और इन दोनों को भी आप किस में कैलकुलेट करते हो, बोलो जूल्स में कैलकुलेट करते हो। दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो कहने का मतलब क्या है, भले ही उनका चैप्टर कुछ और हो, भले ही उनकी थ्योरी कुछ और हो, भले ही उनके लिए सर ने 10-10 दिन लगाया पढ़ाते के लिए जूनियर क्लास में, आज के लेक्चर में क्या होगा, अगर उनके पास सेम क्वांटिटी है तो उनके डायमेंशन भी सेम हो जाएंगे। मतलब यहां से क्या निकल के आ रहा है, वर्क का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर हो गया बच्चे, तो बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया, और वही किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। सो इस तरह से अपन को समझना है। कोई एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हम फिर से देख लेते हैं एक बार।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जूनियर क्लास से पढ़ा होता है अपन ने, v माइनस यू बाई टी, राइट। जैसे इसके आसपास अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना बेटा, वैसे ही पता है क्या होने लग जाएगा, न्यूमरेटर में तो स्पीड का फॉर्मूला है, अब स्पीड में कोई माइनस होगा तो स्पीड ही बचेगा ना, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, और नीचे क्या लिखा होगा, टी। ऊपर जाएगा तो बेटा ये -1 बन जाएगा, -1 कितना हो जाता है, -2। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या याद करें अपन ने, सर एल टी -2, यही एक फॉर्मूला है जो शुरुआत में दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, और बच्चों को ये रूल बताना पड़ता है कि प्लस है माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो और देते जा रहे हैं अपन बच्चों को, उनको फटाफट करते जाइए। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं प्रेशर के क्या डायमेंशन होंगे तो निकल जाना चाहिए। मैं आपसे बोलूं इम्पल्स के क्या डायमेंशन होना चाहिए, अभी अपन पुरानी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, मतलब जूनियर क्लास को। तो प्रेशर के फॉर्मूले को पी से देखा जाता है, इसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। जैसे इनको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दोगे वैसे ही आपका दिमाग चलने लग जाएगा। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, mlt -2, और एरिया किस में आएगा, L2। जब L2 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, -2 बनाएगा, तो हो जाएगा m1 L -1 T -2। बाकी किसी में चेंज मत कर देना भाई, लेंथ वाला लेंथ से बात करेगा। आप भी स्कूल जाते तो अपने दोस्तों से बात करते हो ना, जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती उनसे क्यों बात करें अपन, पर लेंथ वाला इंसान लेंथ से बात करेगा। इम्पल्स इज वेरी सिंपल, इम्पल्स को बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो फोर्स इनटू बेटा यहाँ पे टाइम का टर्म आता है। भले आपको फॉर्मूले नहीं पता है, इनकी थ्योरी नहीं पता है, लेकिन दैट डज नॉट मैटर इन दिस चैप्टर। ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है इस चैप्टर का, कि दुनिया भर के फॉर्मूले निकलवाएंगे लेकिन उनके बारे में पढ़वाएंगे नहीं आपको। तो इम्पल्स का मतलब समझ लो फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, mlt -2, राइट। टाइम के लिए क्या लिखोगे, t। इसको ढंग से लिख लो, m1 L1। हाँ बोलो, -2 + 1 कितना होता है, बाउंसर नहीं, क्लियर है। तो प्रेशर हो गया, इम्पल्स हो गया, फटाफट और देता हूं, उनको करके दिखाइए। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, तो बोलोगे सर इसको थीटा से देखा जाता है, और फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में आता है आर्क लेंथ, राइट। नीचे क्या आएगा, रेडियस। इन सब की डेफिनेशन भले ही अलग हो, हम उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो केवल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो लेंथ भी किस में आएगी, एल में, रेडियस किस में आएगा बेटा, एल्थ में। तो आंसर कितना आ गया इसका, सर ना इसके पास मास है, ना इसके पास लेंथ है, और ना इसके पास टाइम है, इतना अपन को आना चाहिए। सेम थिंग गोज फॉर सॉलिड एंगल, इसको आप लोग डी ओमेगा से देखते हो, राइट। नहीं आया समझ में, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट एरिया, कितना इसने इंटरसेप्ट करा है सामने। तो इंटरसेप्ट एरिया डिवाइडेड बाय द रेडियस, जो भी होता है ना उस स्फीयर का, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो ऊपर एरिया के लिए क्या आ जाएगा बच्चे, डायमेंशन पूछूंगा तो बोलो, एरिया के लिए हो जाएगा एल का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो यहां पर भी कितना आ गया मेरा आंसर, बोलो, m हो गया 0, l हो गया 0, टाइम हो गया 0। ऐसे लोगों को ना डायमेंशन लेस कहते हैं, मतलब डायमेंशन है ही नहीं इनके पास। एग्जाम में 1 मार्क में आ चुकी चीजें हैं ये। तो हम लिख सकते हैं बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, both plane angle and solid, बोलो, एंगल आर, क्या डायमेंशन है इनके पास, तो डायमेंशन लेस, दैट्स इट। यूनिट होगा बेटा इसका, ऐसा यूनिट कितना होगा, तो बोलोगे सर यूनिट तो है इसके पास, कितना होता है, रेडियन। और यहां पर ऐसा यूनिट कितना होगा, स्टे रेडियन, ठीक ठीक, और है ना। ओके आगे देखते हैं। एंगल का डायमेंशन इसलिए नहीं है कि डायमेंशन इज जस्ट अ बेसिक थ्योरी विच सिग्निफाइज कि वहां पर मास का टर्म आ रहा है, लेंथ का टर्म आ रहा है, टाइम का टर्म नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बस चेकआउट करने के लिए है। जैसे यूनिट होता है ना हमारे पास रेडियन, ठीक है। तो रेडियन के पास कोई भी यूनिट फिजिकल फॉर्म में नहीं है, एंगल है वो, बस एक तरह का एंगुलर मेजरमेंट है। वही क्या है अपने पास, सॉलिड एंगल है, ठीक। एग्जाम में ऐसा आएगा, किन क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है तो क्या बोलोगे, कौन कौन से हैं, बस बात खत्म, ठीक। आगे देखते हैं।
अब ये वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपका आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। सो गिव एग्जांपल्स ऑफ, नहीं थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं मैं आपको, उसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, बड़ा वाला जी है ये, राइट। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का निकाल कर दिखाना है। ये वो जी वाला फॉर्मूला है जो 9th क्लास के चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया जाता है। मतलब कहने का है कि मान लेते हैं आपके पास दो बॉडीज होंगे, एक का मास m1 हो जाएगा, एक का मास m2, एंड दे बोथ आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r। यही था ना। बताओ फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर बड़ा वाला जी आता है, पहला मास लिखते हैं, दूसरा मास लिखते हैं, उनके बीच में r का स्क्वायर, राइट। इस पूरे फॉर्मूले को बच्चे लोग जी के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही है अपन को। तो ये हो जाएगा एफ आर का स्क्वायर होल डिवाइड बाय m1 लिखा है और m2 लिखा है। अब आपका काम हो गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए और मुझसे बात करिए। तो फोर्स के नाम पे क्या हो जाएगा, m/t-2, हाँ या ना। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर, नीचे m लिखा है तो एक मास के लिए एक m, दूसरे मास के लिए दूसरा m, तो एक m से एक m चला जाएगा और ये m ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर m-1। लेंथ कितने हो जाएंगे, 1 और 2 कितना होता है 3, टाइम बोलो -2। तो इसको याद नहीं करना है आपको, याद जो चीज करनी है वो फॉर्मूला है और 9th क्लास सिंसियरली से पढ़ना था अपन को। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके पास डायमेंशन भी आ रहे हैं, 9th क्लास में थे अपन तो वैल्यू भी पता होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बात समझ रहे हो, इनके पास डायमेंशन भी आ रहा है, कांस्टेंट भी है और यूनिट भी आ रहा है बच्चे, सब है इसके पास। यूनिट भी आ रही है, ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू भी है। ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं भी 2 मिनट के अंदर। कांस्टेंट वैल्यू भी है इसके पास, यूनिट भी है और इसके पास बोलो डायमेंशन भी है, राइट। चलो आगे देखते हैं। सो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 4 चीजें बतानी है। ये क्वेश्चन ना जनरली कलेक्टिवली पूछा जाता है एक साथ ही, ताकि टेस्ट कर सके कि आपका वेरिएबल कांस्टेंट का नॉलेज कैसा है बच्चे लोग। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन नहीं है उसके पास, डायमेंशन लेस लेकिन वेरिएबल है। मैंने आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया था। मान लो प्लेन एंगल के बारे में बात करें तो क्या उसके पास डायमेंशन होते हैं, तो बोलोगे सर नहीं होते हैं। लेकिन प्लेन एंगल वेरिएबल चीज है ना, तो बोलोगे हाँ सर 1 रेडियन हो सकता है, π/6 हो सकता है, वो π/3 हो सकता है, π/2 हो सकता है। आ रही बात समझ में, हाँ ना बोलो। तो प्लेन एंगल भी इसका आंसर होगा और सॉलिड एंगल भी इसका आंसर होगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, फिर क्या लिखा है, डायमेंशन लेस और कांस्टेंट। डायमेंशन नहीं होंगे उसके और कांस्टेंट होगा। ऐसा आप सोचो, ऐसा कोई इंसान जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो बोलोगे सर जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता होगा, 3.14 और बोलो 1590 ऐसे 265 ऐसे करके आता है। चलो इतना पर उनको शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, 1415 लिख देता हूं, काम खत्म करते हैं। कांस्टेंट है ना बेटा ये, और ये डायमेंशन नहीं है इसके पास, तो ये दोनों अपने कंफर्म हुआ है। अब ऐसा इंसान बताओ जिसके पास डायमेंशन भी आए वो चेंज भी करे, तो बोल सकते इसके तो हजारों एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो लेंथ, मान लो वेलोसिटी, ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन, मान लो टाइम, कुछ भी हो सकता है। ये तो डायमेंशन भी आएंगे ना डिस्पोजिशन के, और चेंज भी होता है। लास्ट वाला बोलो क्या कह रहा है, ये डायमेंशन होना चाहिए लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी गुड, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67, ये नहीं बदलती बेटा, पूरे ब्रह्मांड में ये सेम होती है ऑन द होल यूनिवर्स। ये एक्सट्रीमली छोटी सी वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंट है, 10⁻11 होगा, आई एम सॉरी। हाँ, सो ये एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़ोगे 11th में, एक चैप्टर ग्रेविटेशन नाम का है, बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में वो चैप्टर। और इसका जो डायमेंशन होता है वो मैंने आपको 1 सेकंड पहले लिख के दिया है अभी, m-1 आ रहा था, l³ आ रहा था और t-2 आ रहा था, राइट बेटा।
तो ऐसे करके अपन ने इन चारों को साथ में पढ़ के ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि देयर कैन बी समबडी जिसके डायमेंशन भी हो और वो कांस्टेंट भी हो, किसी के डायमेंशन भी हो वो वेरिएबल भी हो, किसी के डायमेंशन नहीं हो और वो कांस्टेंट हो, और यहाँ क्या लिखा है, डायमेंशन नहीं है और वो क्या है, वेरी कर रहा है। ये अपन सबको आना चाहिए, कभी भी रैंडमली पूछ लिया जाएगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो लिख करके दिए हैं। डाउट तो नहीं है? तो चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के ना फटाफट डायमेंशन देख लेते हैं ताकि अपना जो और स्कोप बढ़ जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो चार्ज है, चार्ज को जनरली ये छोटे वाले क्यू या बड़े वाले क्यू से देखते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला अपन को सोचना है जहाँ पे चार्ज आता हो, तो बोलोगे हाँ सर मालूम है अपन को। तो चार्ज होता है बच्चों करंट वाले फॉर्मूले में, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, आया ना, होता है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो Q कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर I इंटू टी होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और आपका आंसर आ गया। करंट से मिलेगा एम्पियर, टाइम से मिलेगा टी, तो Q का फॉर्मूला होता है A इंटू टी, या इसको ढंग से लिख सकते हो आप चाहो तो M0 L0 T1। और ये एम्पियर आज पहली बार क्लास में प्रेजेंट हुआ है तो पहली बार लिखा है मैंने। सिमिलरली करंट तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था यहाँ पे। करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर और क्या होगा, इसका डायमेंशन A हो जाएगा। राइट बेटा, समझ रहे हो? सिमिलरली मान लो अपन को बोलता है कोई पोटेंशियल, तो 10th क्लास में पोटेंशियल एक बहुत ही फेमस टॉपिक होता है, साल के शुरू में पढ़ाया जाता है। साल बोल रहा हूँ, चैप्टर के शुरू में। पोटेंशियल का मतलब होता है कितना वर्क डन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना बेटा? तो इसको V से देखते हैं और पोटेंशियल के नाम पे हो जाता है वर्क डन, नीचे आ जाएगा चार्ज, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और आंसर बोलो। वर्क का फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा बच्चे लोग। वर्क का फॉर्मूला आज पढ़ाया जा चुका है, mL2T-2, और चार्ज का फॉर्मूला 2 मिनट पहले पढ़ाया है, A इंटू टी। इसको ढंग से लिख लो, आपका आंसर ही आ गया बेटा। ठीक, क्या हो जाएगा, M1, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो L हो जाएगा 2, T-3, A-1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे लोग? देखो M1 लिखा है, L2 लिखा है, T2-3 लिखा है और एम्पियर ऊपर जा रहा है। सिमिलरली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ओम्स से कितना हो जाता है, ये V/I हो जाता है। V का ऊपर लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मार दो बच्चे। M1 L2 और A कितना होगा बेटा यहाँ पे, A-1, और नीचे करंट के लिए क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जल्दबाजी में काटा पीटी मत कर देना, ये ऊपर जाके -1 बनाएगा। ढंग से बोलो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? A-2, राइट? इतना समझ में आना चाहिए। चलो एक और, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस नहीं, अगर हल्का भी फर्क आ रहा है तो अलग अलग कहलाएंगे। देखो सब कुछ सेम है, एम्पियर में चेंज है ना, तो आप कभी नहीं बोल सकते कि V के डायमेंशन R के डायमेंशन बराबर होंगे एग्जैक्ट। ये एक नया टॉपिक है बच्चे, कैपेसिटेंस। एक फॉर्मूला होगा 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो Q बराबर बेटा C इंटू V कहलाता है। एक फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी अपन को इसके डिटेल में नहीं जाना है, अपन 11th की शुरुआत में पढ़े हुए हैं, 1 साल का वेट करना है, फॉर्मूला कब आएगा मालूम पड़ जाएगा, 12th का सिलेबस है ये। लेकिन डायमेंशन तो पढ़ाया जा सकता है इसका, तो बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से C कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर Q/V आ जाएगा। दोनों के आसपास क्या लगाओ, उसका ब्रैकेट लगा दो और अपना काम शुरू कर दो। हाँ, C का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर C का मतलब हो जाएगा चार्ज। V मतलब क्या होगा, तो बोलोगे सर V का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। और C इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू स्टोर अ चार्ज, तो वही C निकाल रहे हैं अपन। कितना कैपेसिटी स्टोर चार्ज कर लेगा, मान लो कोई कंडक्टर है, उस पर कितना चार्ज अपन भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी निकल कर आती है। ठीक, C कहते हैं उसको। तो चार्ज के लिए क्या होता है बेटा, आपको पता होगा 80 होता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने 2 सेकंड पहले पढ़ा था, याद हैगा तो बोलो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है M1 L2 T-3 A-1, है ना? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M1 L2 T-3 और A-1। इस पूरे को ऊपर लेके जाओ और जल्दी बताओ कितना आया कैपेसिटी का आंसर। M-1 L-2 T, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, ठीक है, T⁴ हो जाएगा और A⁴ हो जाएगा। जल्दबाजी में नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व, है ना? माइनस साइन लगाना भूलना नहीं बच्चों आपको। M-1 होगा, L क्या हो जाएगा -2, T क्या हो जाएगा प्लस का 3, A क्या हो जाएगा प्लस का 1, राइट?
तो हमने देखते ही देखते आज काफ़ी सारे डायमेंशंस करे, काफ़ी सारे बेटा हमने वो समझ लिए डायमेंशन कैसे निकल रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की क्लास की, पेज है मतलब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा आज की क्लास का। ऑल राइट।